कहता है वोटर के लिए। आज हम इलाहाबाद के फूलपुर लोकसभा में हैं। फूलपुर लोकसभा बहुत अहम लोकसभा मानी जाती है। यहाँ पर मुल्क के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से नुमाइंदगी कर चुके हैं और उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित यहाँ से नुमाइंदगी कर चुकी हैं। ये वीवीआईपी सीट रही है और यहाँ से कई बाहुबली नेता कपिल मुनि करवरिया, अतीक अहमद जैसे लोग यहाँ पर चुनाव लड़े और जीते और उन्होंने यहाँ पर लोकसभा में नुमाइंदगी की। आज हम फूलपुर लोकसभा में हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो 5 विधानसभा सीटें हैं और जिसपे तकरीबन 19 लाख वोटर हैं, वो क्या सोच रहे हैं और एक वोटर की हैसियत से उनकी क्या तरजीहात हैं और क्या डिमांड है, क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है, वो क्या डिमांड करते हैं और कैसा उम्मीदवार चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक वोटर की हैसियत से कैसा उम्मीदवार चाहिए और क्या काम है जो अभी बाकी है। इस लोकसभा में बहुत सारे काम बाकी हैं, क्योंकि ये प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का कॉन्स्टिट्यूंसी रहा है और उनके जाने के बाद यहाँ जितने भी प्रत्याशी आए, ये पार्लियामेंट के अंदर फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए कोई कदम नहीं उठाया है अभी तक। पिछली बार जो उपचुनाव हो रहे थे, वो प्रत्याशी का आपने सिटिंग ऑपरेशन देखा ही है, मीडिया के थ्रू हम लोगों ने देखा। फूलपुर के जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं वो इस संसदीय क्षेत्र की गरिमा को ये औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर इफ्को है और कई फैक्ट्रियाँ हैं। तो क्या जिस तरह का तरक्की, जिस तरह का विकास होना चाहिए था, उस तरह का हुआ नहीं हुआ है। क्या वजह क्या रही है? वजह ये रही है कि यहाँ जब भी प्रत्याशी हैं, जात और धर्म के नाम पे वोट दिए हैं, और मैं वोटर होने के नाते अगर कोई भी शिक्षित प्रत्याशी आएगा उसे हम लोग वोट देंगे। कोई शिक्षित प्रत्याशी, तालीम याफ्ता कोई कैंडिडेट आएगा तो वोट देंगे। तकरीबन 19 लाख, उससे ज़्यादा कुछ वोटर है यहाँ पर। तो क्या बस यही एक चीज़ है कि कोई तालीम याफ्ता कैंडिडेट अभी तक नहीं मिला? यहाँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित जैसे तालीम याफ्ता यहाँ पर लोग यहाँ की नुमाइंदगी कर चुके हैं। फूलपुर लोकसभा एक ऐतिहासिक लोकसभा रहा और लोग यहाँ पर बड़ी उम्मीदें रखकर वोट दिया करते थे। लेकिन 70 साल से कांग्रेस ने हुकूमत की फूलपुर में, लेकिन उन्होंने कुछ विकास 70 साल नहीं, बीच में बहुत सी ऐसी पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी, अपना दल और जनता दल, और जिस तरह बीच में थर्ड फ्रंट बने कांग्रेस के अलावा भाजपा, सब ने यहाँ पर कुछ न कुछ किया। लेकिन आप 70 साल की बात जो कर रहे हैं, बीच में 70 साल के अलावा भी बहुत सा ऐसा वक्फा आया जिसमें दूसरी पार्टियों ने हुकूमत की है। दूसरी पार्टियों को मौका नहीं मिला सदन में बैठने का। और आज 13 महीने के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी के एक सांसद हुए नगेंद्र सिंह पटेल जी। मैंने देखा कि फूलपुर में बहुत जटिल समस्या रही। वहाँ पर एक जाम की स्थिति बनी रहती थी, घंटों घंटों 2-2 घंटे लाइनें लगी रहती थी। तो उनके प्रयास से, उनके प्रस्ताव से एक ओवर ब्रिज बनने का काम हुआ, जो कि आज फूलपुर के लोग, जनता खुशहाली मना रही है कि इतने बड़े संकट से जूझ रही थी फूलपुर, आज वो संकट से निजात मिला। और हमें तो देखिए, नागेंद्र पटेल को बहुत कम टाइम मिला। एक ओवर ब्रिज, जाम की समस्या खासतौर से जो लोग शहर से जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या किस तरह का वहाँ पर काम होना चाहिए जो आने जाने की, जो आमदरफ्त की जो सहूलत है, वो उसमें आसानी पैदा हो? देखिए, फूलपुर लोकसभा क्षेत्र जो है बहुत ही संवेदनशील भी है और बहुत ही ऐतिहासिक सीट है। लेकिन जिस तरह का काम यहाँ की जनता उम्मीद करती है, आज तक मैं समझता हूँ कोई भी सांसद नहीं कर पाया। क्या वो कौन सा काम है वो? ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। एक तो सबसे बड़ी बात कि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, पटेलों का गढ़ है। अगर यहाँ पर जमीनी तौर पर देखा जाए तो मुस्लिमों को ही नुमाइंदगी अगर दी जाए, तब तो वो अपने मुस्लिम बाहुल इलाकों को कायदे से सजा संवार लेंगे। चाहे वो फूलपुर हो, सोराह हो, प्रतापपुर, फाफामऊ हो, चाहे शहर उत्तरी हो, चाहे शहर पश्चिमी हो। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सिर्फ बाहरी लोगों को लाके बैठा दिया जाता है और कुछ ऐसे घरेलू लोगों को भी बैठाया जाता है जिनका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं होता है। जब तक कोई एक बात की मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम उम्मीदवार की बात हुई कि यहाँ पर उस तरह की नुमाइंदगी, अतीक अहमद रहे और बहुत मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ पर मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है और अतीक अहमद यहाँ पर सांसद भी रहे, तो क्या उनके ज़माने में मुसलमानों की जो तवक्को थी वो पूरी हो पाई? बहुत काम हुए। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम पटेल की बात करते हैं, हम मुस्लिम की बात करते हैं, हम इंडियंस की बात नहीं करते हैं।
और यही आज वजह है कि हर लोकसभा क्षेत्र हो चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, हम अपनी बेसिक नीड्स की बात नहीं करते। हम धार्मिक बात करके, जातिवाद फैला करके वोट हासिल करने की राजनीति करते हैं। क्यों नहीं हम एजुकेशन पे बात करते? क्यों नहीं हम अपने जो हमारे बेरोजगार लोग हैं उनकी बात क्यों नहीं करते? और जो सरकारें आती हैं मैनिफेस्टो लेकर आती हैं, एक से एक बड़ा मैनिफेस्टो। जितने मैनिफेस्टो पे जो 14 में सरकार आई थी, क्या वो अपने मैनिफेस्टो पर कायम रही? उसने क्या उन चीज़ों को पूरा किया? हम सब जनता को भी यही सवाल करना चाहिए कि आप जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, रोजगार की लेकर बात आए थे, 15 लाख की लेकर बात आए थे, या हमारी कांग्रेस हो या जो भी सरकारें हों, वो मैनिफेस्टो पे काम नहीं करती है। वो एक झुंझुना दिखाती है और वोट हासिल करती है। मैनिफेस्टो पे काम नहीं हुआ, घोषणा पत्र जो ऐलान किया था। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप आगे है कि क्या ये बात सही है कि पार्टियां जिस मैनिफेस्टो के साथ आती हैं उस पर अमल नहीं करती हैं? उसमें से फूलपुर के भी उम्मीदवार, इससे पहले जितने लोग थे, वो भी इसमें शामिल हैं। जी हाँ, वो अपने मैनिफेस्टो पर काम नहीं करती हैं। अगर मैनिफेस्टो पर काम करती होती तो आज इलाहाबाद क्षेत्र हम लोगों का बहुत पहले विकास हो चुका होता। लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और चले जाते हैं। वोटरों को उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है ना। मैं खासतौर से फूलपुर की बात करूंगा। फूलपुर में जिस तरह की ज़मीनी जो मसाइल हैं और उसमें बड़े बड़े कैंडिडेट यहाँ से जीते हैं, वो अभी तक हल नहीं हुए हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, पार्टी की या कैंडिडेट की? ये तो पार्टीज़ की भी कुछ गलतियां रही हैं, कुछ कैंडिडेट्स की भी गलती रही है, क्योंकि जीतने के बाद बहुत सारे लोग जो है वो वादा करके जाते हैं, लेकिन वो वादे पूरे हो नहीं पा रहे हैं। उसके लिए जनता भी जो है उनसे सवाल नहीं करती है। वो भी बजाय नेताओं से सवाल करने के बजाय आपस में ही हम लोग अपना जूझते रहते हैं। जातिवाद का इतना ज़्यादा मसला है, अगर किसी बात को करना चाहें तो आदमी सबसे पहले उसमें जाति पर आ जाता है, बिरादरी पर आ जाता है। तो विकास कहाँ से हो पाएगा? जब तक हम लोग सब लोग बैठ करके एक दूसरे के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक वो काम नहीं हो पाएगा। जी देखिए, जनता, आवाम वो सवाल नहीं करते हैं अपने कैंडिडेट से जिनको वोट दिया है। क्या इसमें वोट देने वाले की भी कमी है, जवाबदेही बनती है? वोट देने वाले की कोई जवाबदेही नहीं बनती। जवाबदेही बनती है जब भी नेता को। मगर क्या बात यहाँ पर ये सवाल ये हो रहा है कि वोट देने के बाद सवाल भी लोग नहीं करते हैं। खास तौर से उनको, जिनको आपने जिताया है, उनसे जाके पूछना कि आपने कितना काम किया, कितना नहीं किया, सवाल इसका है। अभी माननीय केशव जी ने जब यहाँ चुने गए तो कितने काम किए हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। वो जात पात देख के तो काम किए नहीं, ओवरब्रिज बनवाया और भी विकास कार्य हुआ। आज इलाहाबाद प्रयागराज बन गया। प्रयागराज की एक एक सड़क आप देखिए तो जो सुंदरता आज विदेशों में मिलता है वो आज प्रयागराज में मिल रहा है आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रयागराज या इलाहाबाद में बहुत कुछ देखने को मिला, तरक्की का काम देखने को मिला है। लेकिन हम जब फूलपुर की बात करते हैं, फूलपुर लोकसभा की, तो वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है जिस तरह का काम इलाहाबाद में हुआ है। बुद्धिजीवियों के शहर रहते हुए भी बुद्धिजीवियों को मौका नहीं मिलता। और अभी जैसे हमारे बड़े भाई बताएं जात पात की, तो यहाँ सबसे बड़ा समस्या जात पात का ही है। हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम पटेल हैं, मैं कुर्मी हूँ, मैं पंडित हूँ। कोई ये नहीं जानना चाहता है कि कोई शिक्षित या बुद्धिजीवी व्यक्ति जिसकी साफ सुथरी छवि हो, उसको मैं चुनूँ, उसको बुलाऊँ, उसको जितवाता हूँ, तो वो हमारा एक एक काम, विकास के काम करेगा और मेरा सुनेगा भी। क्योंकि जब हम सुनाने किसको जाएं, मैं तो वोट दिया, चुपचाप घर में आके सो गए। उसके बाद मैं रोड पर निकलता भी नहीं हूँ कि कल दिन अपनी बात को रखने के लिए कहीं जाऊँ। चुनाव के पीरियड में सभी नेता हर दल के आते हैं। उनसे अगर ही पूछे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप जीतने के बाद करेंगे क्या मेरे लिए, ये भी कोई पूछना नहीं चाहता। सिर्फ ये चीज पूछा जाता है, मैं आपको जिता दूं, मैं इतना आपको बता दूं कि बस यही है। देखिए, जात पात की राजनीति ने नुकसान पहुंचाया, क्या ये बात सही है? सही कह रहे हैं। फूलपुर बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पे लोग जातिवाद का वोट बैंक आपस में बांट करके, ऐसा नहीं कोई ऐसा एक मजबूत प्रतिनिधि हमारे यहाँ आए हैं शुरू से, क्योंकि जवाहरलाल की नगरी रही है, सब बड़े बड़े आए हैं, शिक्षित लोग भी आए हैं, वर्ग आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास पे ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन प्रतिनिधियों को भी एक हक अधिकार होता है कि जनता के बीच जाकर के उसकी समस्याओं को जो है समाधान किया जाए। ये तो हमारे कुछ कमियां जनता की भी है, कुछ नेताओं की भी है। और विकास तो पहले की अपेक्षा ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप आइए यहाँ पर, कि क्या मुद्दा क्या है यहाँ पर? सिर्फ जात पात की राजनीति वजह रही है या धर्म की राजनीति वजह रही है? खास तौर से आप युवा हैं, मुख्य समस्या क्या है?
सर किसी भी जात का नेता हो वो सिर्फ और सिर्फ बलगलाने के लिए आता है। जो मेन मुद्दा होता है उस पर ध्यान भटकाते हैं वो सब। जीत जाने के बाद जो है सभी निकल जाते हैं। आप देखते होंगे कि पहले की रोडें यहाँ पर ही बनी करती थी। वो ऐसी रोड बना करता था कि वो तुरंत टूट जाया करता था 2-4 महीने के अंदर में। इस समय आप जाकर पूरे इलाहाबाद में सर्वे कर लीजिए, आप कहीं का भी आप रोड नहीं सर होगा। मैं मानता हूँ सर, अगर है तो उम्मीद भी इसी से है सर। यदि उम्मीद है तो इसी से है जो मौजूदा सरकार चल रही है। जानना चाहता हूँ कि फूलपुर लोकसभा में जो समस्याएं हैं इतने दिनों के बाद हल हो पाई हैं कि नहीं हो पाई हैं? सर अभी नगेंद्र पटेल जी वहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में, तो अभी तो वहाँ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही थी कि वहाँ की सही चल रहा है अभी। बाकी उम्मीद हम लोग यही करते हैं कि आगे भी यही सरकार है, इसलिए इस सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है। इससे पहले जो भी कैंडिडेट यहाँ से जीते, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम हैं, इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद भी आज भी फूलपुर बहुत पिछड़ा है। इलाहाबाद से तो बहुत, लोकसभा से बहुत पिछड़ा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सर हम लोग हैं, जो हम लोग जात पात पे ये वोट देते हैं। हम लोग को सबसे पहले सबकी जानकारी लेना चाहिए कि ये किस लायक के हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। हम लोग जात पात के मुद्दा बना के केवल उससे वोट दे देते हैं। ये हम लोगों की सबसे बड़ी विकास के नाम पे देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ विकास की बात करिए, उसी विकास की बात 5 सालों तक इन लोगों को दिखा नहीं पाए ये लोग। अब ये विकास की बात कर रहे हैं, हमको दिखा दे पूरा फूलपुर क्षेत्र। ये शहर में रहते हैं, तीनों ने बता दिया कि ये सड़क बनी, फूलपुर चले जाइए, पापा मऊ चले जाइए, उत्तरी चले जाइए, आप चले जाइए, नवाबगंज चले जाइए। आप दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर काम नहीं हुआ, क्या ये बात सही है? किसी रोड पक्की बना दे। शहर में कहीं भी आप पैमाइश करा ली जाए, इस चीज की इंस्पेक्शन कराई जाए। गंगा प्रदूषण जैसी बड़ी संस्था जो कि इस भाजपा की सरकार में सीवर लाइन और पाइपलाइन बिछाने के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया, जिसकी शिकायत हम लोगों ने खुद नगर आयुक्त महोदय, महापौर जी से खुद मिल करके भी किया, लिखित में किया है, लेकिन आज तक उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस भाजपा की सरकार में सिर्फ और सिर्फ घोटाला चल रहा है। ये बताइए कि फूलपुर लोकसभा में क्या उस तरह जिस तरह से इलाहाबाद लोकसभा में काम हुआ है, फूलपुर लोकसभा में काम हुआ? देखिए 408 करोड़ रुपए कुंभ मेले के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो पूरा जग जाहिर है। चाहे वो चौराहे पर रेलिंग को लेके हो या सड़क को लेके हो, आज की डेट में पूरे शहर के अंदर सड़कें बैठी जा रही। धूमनगंज में आपने देखा कि आधा किलोमीटर पूरी सड़क बैठ गई, रास्ते को बंद कर दिया गया, पुनः उस सड़क को बनवाया गया। जिस विकास की ये लोग बात कर रहे हैं, सड़कों को 2-4 सड़कों को छोड़कर आप अगर पूरे फूलपुर की धरती को देखिए तो निश्चित तौर पर इंटरनल जितने एरिया हैं वो आज भी अपनी बदकिस्मती पर बहुत से काम अभी अधूरे हैं, तरक्की के बहुत से काम अभी अधूरे हैं। हम कहता है वोटर में। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद और भी मुद्दों पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कहता है वोटर के लिए आज हम इलाहाबाद के फूलपुर लोकसभा हलके में हैं और हम बात कर रहे हैं यहाँ के जो मुख्य मुद्दे हैं। हम जानना चाहेंगे कि इलाहाबाद फूलपुर लोकसभा सीट, खासतौर से इलाहाबाद प्रयागराज जो अब हो गया है, ये अपनी शिक्षा के लिए, एजुकेशन, तालीम के लिए बहुत मशहूर रहा है। जो भी लोग आए, खासतौर से फूलपुर बहुत पिछड़ा है तालीमी हैसियत से, शिक्षा के एतबार से, तो पिछले लोगों ने कितना काम किया है इस पे? शिक्षा विभाग में जो आप कह रहे हैं, मैं जहाँ तक देखती हूँ शिक्षा विभाग में जो सरकारी स्कूल हैं उसमें बच्चे नहीं हैं, प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देकर के बढ़ावा दिया जा रहा है। और आप कहते हैं कि शिक्षा विभाग में जो बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, तो किस आधार पर लेंगे जब आप ये मान्यता उन लोगों को देते हैं और फिर कहते हैं सरकारी स्कूल में बच्चे जाएं, जब घर घर हर बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो ये तो नामुमकिन है। आप स्कीम निकाल देते हो कि ये स्वेटर बांटो, ये बांटो और ड्रेस बांटो, लेकिन जो उसके बावजूद आप उसका पैसा नहीं भेजते हो। स्वास्थ्य जो बहुत बुनियादी जरूरत है और इसमें काफी पिछड़ा, खास तौर से गरीब जो है वो अपना इलाज नहीं करा पाता है। सरकारी हॉस्पिटल का जो हाल है वो जानते हैं आप, तो ये इतना जो है इग्नोरेंस क्यों है? दरअसल जानबूझ करके यहाँ के जो अधिकारी और डॉक्टर हैं, ये जानबूझ करके पेशेंट को हरेसमेंट करते, परेशान करते हैं। इसका कारण जो भी है वो सीधा बोलते भैया हमारे पास दवा नहीं है, हमारे पास प्लास्टर चढ़ाने के लिए रुई या कॉटन नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी तो
उसकी है, जिसको चुनकर आपने भेजा है वही तो प्रेशर बनाएगा, वही तो आपकी बात वहां तक पहुंचाएगा। क्या सांसद तक ये बात पहुंची है? क्या जो सांसद जिनको आपने चुना है वहां तक ये बात पहुंचाई आपने कि उनको स्वास्थ्य समस्या क्या है? निश्चित तौर पर सांसद को भी मालूम है और स्वास्थ्य मंत्री भी इसी शहर के हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी इसी शहर के हैं और यहीं पल करके बड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उनको मालूम है। यहाँ से जाने के बाद उन लोगों ने जानबूझ करके इलाहाबाद की उपेक्षा किया है। इलाहाबाद की जनता उपेक्षित है, स्वास्थ्य के मामले में हो चाहे शिक्षा के मामले में हो। जब तक जो है सत्ता से बाहर थे ये लोग तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के नंगा नाच करते थे और आज सत्ता में आने के बाद इन लोगों ने ना तो स्वास्थ्य को देखा है, ना ही शिक्षा को देखा है, ना ही विकास को देखा है। जैसे इलाहाबाद में नैनी क्षेत्र है जो जहाँ की फैक्ट्रियाँ बहुत हुआ करती थी, वो फैक्ट्रियाँ आज इलाहाबाद में बंद है। जैसा कि आपने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर ये प्रश्न पूछा, तो देश में पहली बार ऐसा देखा गया, आप चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला। देश में पहली बार ये देखा गया कि जैसा शिक्षा मंत्री ने 2014 में अमेठी में अपना नामांकन दर्ज किया, उसमें इन्होंने ये बताया कि मैं ग्रेजुएट पास हूँ। उसके बाद जब 2019 में ये वो भर रही थी, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जिस शिक्षा मंत्री को देश ने बनाया उसकी शिक्षा पर विवाद हो तो मेरा विकास कैसे कर सकती। दूसरी बात, स्वास्थ्य की बात इन्होंने की, जैसा कि आयुष्मान योजना वगैरह वगैरह योजना। आज आयुष्मान योजना का हर व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पा रहा, कार्ड बन जा रहा, मेरी फोटो लगी रहेगी, मेरा नाम लिखा होगा, मेरे पिताजी का नाम लिखा होगा, लेकिन इसका फायदा जो है वो नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर या कोई अच्छा हॉस्पिटल वो इसको नहीं ले रहे, कहीं जाइए आप पीएम साहब से लिखवा के आइए। और जैसा ये बता रहे कि स्वास्थ्य यहाँ का बहुत बेहतर है, पता नहीं कौन सी किताब से पढ़े, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं कि जब उन्होंने ही बताया कि अगस्त में सबसे ज्यादा बच्चे मरते हैं, तो ऐसे आदमी से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। यानी जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य योजनाएं हैं, वो लागू नहीं हो पा रही, उन पर अमल नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य योजनाएं का लागू न हो पाना। हाँ सर, मैं अमिताभ शुक्ला, नाम बताइए। एक लेबर टाइप का आदमी हूँ सर। मैं इन मंत्रियों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो है गवर्नमेंट आदमी की रिटायरमेंट उम्र 60 साल कर दिया कि आप जो है बुढ़े हो गए, निकम्मे हो गए, नकारा हो गए, लेकिन ये जो 150 करोड़ भारतीयों के भाग्य निर्माता हैं, जो अपने आप को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज कहते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, इनके रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं है। ये पेंशन, इनको जबकि पेंशन के अधिकारी है। दूसरा सवाल, एक गवर्नमेंट हमारी कहती है कि एक हाई स्कूल पास होना जरूरी है, 4th ग्रेड समूह गांव में देख लीजिए, देशे गांव पे के बड़ी मालिन हस्ती है, उसके क्वालिफिकेशन के लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी है। लेकिन जो ये 150 करोड़ भारतीयों के भाग्य निर्माता हैं, जो अपने आप को लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, इनके क्वालिफिकेशन। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इसको आप एक वोटर की हैसियत इसको इशू क्यों नहीं बनाते? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमारे देश का भाग्य निर्माता ही साला जो है अनपढ़ हो, जो सबनम मौसी और फूलन देवी को सांसद बना सकता है। देखिए ये एक तरह का, देखिए ये गुस्सा है और आक्रोश है, नाराजगी है कि ये बात बिल्कुल सही है कि लोग बहुत महरूमियों में जिंदगी गुजार रहे हैं। आखिर ये तब्दीली कैसे लाई जा सकती है? तब्दीली अब तो बस यही है कि जो हमारे देश की जनता है उनको जागरूक किया जा रहा है और हम सब लोगों से यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को आप किसी पार्टी या किसी जात पात के चक्कर में न पड़े, ऐसे लोगों को चुनकर संसद भवन तक पहुंचाने का काम करें, विधानसभा भवन पहुंचाने का काम करें, जो आपके हित में, जिनसे आप आसानी से मिलजुल सकें, जो आपके फेवर में बुनियादी जरूरतों पर काम कर सकें। नाली, सड़क, पानी, सीवर समस्या, इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। जैसे अभी बात हो रही थी कि तमाम कुंभ के समय में चौराहों को विकास किया गया, तोड़ फोड़ करके, वो सिर्फ दिखावा किया गया है। सिर्फ आप वहां सर किसी भी, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मजहब, जात और जात की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर वोट ना पड़े, बल्कि कैंडिडेट को देखें कि अच्छा है, कि काम करने वाला है कि नहीं करना। जी, कौन बेहतर है, वो काम करने वाला हो। आप किसी भी क्षेत्र में निकल कर देखिए, जो लोकल पतली गलियों में, सड़कों में रह रहे हैं, उनके जीवन, रोजमर्रा की जिंदगी जीने का तरीका देखिए। कोई भी गली, कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो न बनी हो, बिल्कुल ऐसे जो खंडहर की तरह पड़ी हुई है, सिर्फ बाहर रोड पर दिखाने के लिए काम कर ठीक है। ये कहना ये चाहते हैं कि जात की, पात की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर
वोट नहीं पड़ना चाहिए। कैंडिडेट को ये देखना चाहिए कि कैंडिडेट कैसा है, वो हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा, हमारी बात पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, और जो सरकारी योजनाएं हैं उन पर वो अमल करेगा कि नहीं करेगा। ये था हमारा खास प्रोग्राम कहता है वोटर, इलाहाबाद के फूलपुर लोकसभा हलके से।